हाउ टू स्टडी इन जर्मनी और जर्मनी के बारे में गाइडेंस और प्रोसेस। और वेलकम टू माय चैनल, सब लोगों को इस पॉडकास्ट में भी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पॉड सीरीज कर रहे हैं कि हाउ टू स्टडी इन जर्मनी और जर्मनी के बारे में गाइडेंस और प्रोसेस। और इसके लिए हमने एक गेस्ट स्पीकर को बुलाए हैं, साथ जीवा नरेश जमील है। वेलकम जीवा जमील, थ्रू आपने हमें वक्त दिया हमारे साथ आज शामिल। तो आज जी। इंशाल्लाह चले शुरू करते हैं। ब्रीफ सा आप इंट्रोडक्शन भी कर दें, आप कहाँ से हैं, अभी आप कहाँ पे हैं और किस में मास्टर्स कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो अप एस- कर लेते हैं। जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मिस्टर जमाल, आपने मुझे इनवाइट किया इस छोटे से पॉडकास्ट के लिए। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। राइट नाउ मैं जर्मनी में अपने मास्टर्स को परसू कर रहा हूँ। मास्टर्स इन इलेक्ट्रोमोबिलिटी, एमएससी इलेक्ट्रोमोबिलिटी, एक यूनिवर्सिटी से, लांगन नोर्नबर्ग से, जो कि साउथ ऑफ जर्मनी पाई जाती है। ये इलेक्ट्रोमोबिलिटी बेसिकली रिलेटेड टू ऑटोमोटिव्स और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत रिले प्रीवियसली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था, 2020 से मैं यूटी लाहौर से ग्रेजुएट हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर, कि जर्मनी का प्रोसीजर क्या है। जर्मनी में सबसे पहले आपने कुछ उनकी वेबसाइट्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना है और वहाँ पे जाके अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है, मोर एक्यूरेटली स्पीकिंग। जिसमें DAAD.de है, जो कि जर्मनी की एक बहुत मानी जानी वेबसाइट है। वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करें, वहाँ पे अपने प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करें, और देन उसके ऊपर एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी के लिए, मास्टर्स कोर्स के लिए, बैचलर्स के लिए किस तरह अप्लाई करना है और कैसे करना है। तो इसमें कुछ लिसनर्स को मैं ये बताता चलूं कि कुछ थोड़ी बहुत जो होती हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो चेंजेस हो सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि एम्बेसीज टू एम्बेसीज वेरी करता है। जैसे कि इस्लामाबाद एम्बेसी और कराची एम्बेसी में बहुत एक डिफरेंस है। कई दफ़ा वो आपसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ मांगते हैं, लाइक इट कैन बी एनीथिंग। ये आइल्स भी हो सकता है और प्रोफिशिएंसी लेटर भी हो सकता है, लेकिन कई दफ़ा इसको एम्बेसी वेव ऑफ कर देती है। तो इस मामलात में अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा, जो इसमें एक जो क्विक सा क्वेश्चन होता है कि जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायर, इसका भी थोड़ा सा बता दें कि जर्मन लैंग्वेज की जी रिक्वायरमेंट जी के बारे में क्या। जी जी जी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि बहुत से कोर्सेज, मतलब ऑलमोस्ट जिस जो अमाउंट इंग्लिश कोर्सेज की ऑफर होती है वही अमाउंट सेम जर्मन कोर्सेज में भी ऑफर होती है। तो मोस्टली अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज की एज सच प्रोफिशिएंसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐड ये करना चाहूँगा कि जब आपने इधर आना है तो इन द बिगिनिंग थोड़ा सा शायद आपको कल्चरल डिफरेंस इशू हो, कि आप बोल नहीं सकते, या जॉब फाइंडिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपको इंग्लिश जॉब भी इजीली अवेलेबल होती है स्टूडेंट को। अच्छा, चलें, इसमें आपने जॉब से रिलेटेड भी थोड़ा सा गाइड कर दिया। तो डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम आए तो उसमें मेजर मेजर डॉक्यूमेंट्स का अगर आप नाम बता दें कि जो हमें रिक्वायर्ड होते मेजर हैं, और उसमें बिल्कुल कौन कौन से बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको हमें अटेस्ट करवाना या नोटराइज करवाना होता है। बिल्कुल। मेजर डॉक्यूमेंट्स में आपके इंटरमीडिएट, मैट्रिक और बैचलर्स की डिग्री है। अगर आप मास्टर्स परस्यू करने आ रहे हैं तो वो आपकी अटेस्ट होनी चाहिए एचईसी से। तो इंटर वगैरह की डिग्रीज को अगर आप अटेस्ट ना भी करवाएं तो ऐसा इशू वाली बात नहीं होती। उसके अलावा सिर्फ यही अटेस्टेशन होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कुछ लोग करवा लेते हैं, कुछ नहीं करवाते, दैट्स अप टू देम। बट ये कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बगैर भी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में इसके ऊपर आता हूँ कि फंडिंग के ऊपर। तो अगर तो आप किसी स्कॉलरशिप के ऊपर जा रहे हैं तो स्कॉलरशिप के ये असूल असूल होता है, प्रिंसिपल होता है कि मिनिमम आपकी फील्ड के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। और उसके अलावा आपके पास लैंग्वेज का प्रूफ होना चाहिए। तो फिर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अवेलेबल होते हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए
के अंदर आपके पास एरास्मस आ जाती है, DA आ जाती है, दाद की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एरास्मस की होती हैं, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। बट लेट्स से कि अगर आप सेल्फ फंडिंग पे आना चाहते हैं, तो सेल्फ फंडिंग में आपको आपका एक एक साल का जो एक्सपेंडिचर होता है वो जर्मन लॉज के मुताबिक ऑलमोस्ट 990 यूरोस बनता है, वो आपको प्रूफ देना होता है। तो ये रफली अमाउंट बनती है 11,600 और 700। तो ये आपने फंडिंग लाजमी शो करनी होती है। तो ये फंडिंग यानी ये वही जो ब्लॉक अमाउंट वाली अमाउंट है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले से ही ब्लॉक अमाउंट तैयार करनी है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ये ब्लॉक अकाउंट आपको करवानी होती है। लेकिन जैसे ही आप जर्मनी आ जाते हैं पाकिस्तान से, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है, आप इधर आके अपने बेसिक डॉक्यूमेंट जब पूरे कर लेते हैं, जिसमें आपकी होती है सिटी रजिस्ट्रेशन, जिसपे वो आपको एक एड्रेस इशू करके देते हैं सिटी वाले। उसके बाद आपका बैंक ओपन होता है, देन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इशू होती है। जैसे ही ये तीन काम हो जाते हैं, आप अपनी जो अमाउंट आपने ब्लॉक की होती है वो आपको, वो मंथली जो है वो आपको डिस्पर्स करना शुरू कर देते अच्छा, इसमें ये तो चली बात होगी, एक और चीज ऐड करते हैं। जर्मनी के वीजा प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। अपॉइंटमेंट्स का जो इशू होता है, तो उसको किस तरह हम इस इशू को टैकल करें कि हमारी अपॉइंटमेंट इंश्योर हो। हैं। जी देखें, जर्मनी क्योंकि एक अगर यूरोपीय एतबार से देखा जाए तो एक बिगेस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं। सो लेट से अब अपॉइंटमेंट्स पे इसकी बात पे आते हैं। उसकी ये है कि वेटिंग टाइम आजकल बहुत है। आई डोंट नो अबाउट द कराची एम्बेसी, बट वहाँ पे काइंड ऑफ प्रोसेस थोड़ा सा तेज है। बट इस्लामाबाद एम्बेसी में काइंड ऑफ प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हुआ हुआ, जिसपे आपको 5 to 6 मंथ वेटिंग टाइम होता है। आपको एडमिशन मिलने के बाद अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है, और उसके बाद वेट करना होता है। अब इसके लिए टैकल का इशू तो कोई नहीं है एज सच, लेकिन इसमें ये होता है कि एम्बेसी आपको बता देती है कि जी इस डेट को हम अपनी अपॉइंटमेंट्स ओपन करेंगे, आप सब अपनी अपनी अपॉइंटमेंट्स, जिनके पास इस कमिंग इनटेक के लिए एडमिशन लेटर है, वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो उसका ऐसा तो मेरे पास तो कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है और काफियों को देखा है करते, वो यही होता है कि आप 2 से 3 कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर बैठें और ट्राई टू बुक इट एज फास्ट एज पॉसिबल। जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन हो, ट्राई टू बी क्विक। आजकल क्रोम की बहुत सी एक्सटेंशन है, आप वो डाउनलोड करें जिसपे वो आपका ऑटो फिल कर देता है। सो आई थिंक दिस शुड वर्क। तो चलें, ये थैंक यू। अपॉइंटमेंट इसमें भी कसने। बड़ी अच्छी आपने यूजफुल बता दिया कि हम इसको करें। इसका जो लिंक वो भी हम आपसे लेके, वो भी ताकि हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जहाँ पे जरूर सारी श्योरली। इंफॉर्मेशन भी हो, और जहाँ पे वो फिर जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी इसके लिए करना चाहते हैं, वो रेगुलरली उस पर अपडेट हैं। अच्छा, इसके जरूर। अलावा कोई और मेजर चैलेंज जो आपने पूरा देखा हो कि वीजा प्रोसेस में या पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में, जो मेजर चैलेंज जो मोस्ट स्टूडेंट्स को आता है, वो कौन सा चैलेंज है। करंटली अगर मेरे से जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है ओवर द पास्ट 2 और 3 इयर्स, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा सच कोई इशू नहीं आता। काफ़ी लोग बहुत स्मूथली डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, और किसी कंसल्टेंट की और किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। द ओनली थिंग दैट द स्टूडेंट्स राइट नाउ आर सफरिंग फ्रॉम इज द अपॉइंटमेंट टाइम्स, वेटिंग टाइम्स। सो आई थिंक German embassy is working on this issue, and they should find a issue as soon as possible. बिकॉज अदर देन दैट, इसके अलावा मेरे नहीं ख्याल के कोई एक भी इशू है, क्योंकि बैचलर्स की डिग्री तो आपने खुद टेस्ट करवानी है, आइल्स या प्रोफिशिएंसी लेटर वो आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। अदर देन दैट स्पॉन्सर्स भी अवेलेबल होते हैं, या आपको फंडिंग भी हो जाती है। तो अगर तो आपका कोई ऐसा रिलेटिव है, या जो कोई या फ्रेंड एंड फैमिली में है जो कि यूरोपियन नेशनल है या इवन German national has, so they can easily sponsor you if their financial situation allows them to. So other than issues of appointment, I don't think so कि there is any other challenging documentation issue is there. अच्छा, इसमें आपने इस पॉइंट को तो माशाल्लाह अच्छे से क्लियर कर दिया। एक और क्वेश्चन इसी से जो राइज होता है, कंसल्टेंट की बात की, तो आप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप कंसल्टेंट को प्रेफर करते हैं कि हम कंसल्टेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो अमूमन उनका खर्चा कितना होता है और उसका बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स क्या हैं?
सो पर्सनली देखें, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आपके पास द अमाउंट ऑफ फंड्स इतने हैं कि आप कंसल्टेंट को दे सके या ना दे सके। उसके ऊपर भी रीजनिंग आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग कंसल्टेंट्स को देते हैं पैसे और कुछ लोग नहीं देते, क्योंकि द थिंग इज दिस होल थिंग इज, कोई भी आप काम करें तो आपको उसको एफर्ट देनी पड़ती है। अल्लाह पाक भी फरमाता है कि यार इंसान को हमने उतना ही दिया है जितना उसने उसकी कोशिश की, ठीक। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने सही। तो अगर तो आप उसको एफर्ट दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई आप जॉब वगैरह नहीं करते, आप दे सकते हैं उसको एफर्ट, तो देन इट्स गुड। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं देन इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी, बिकॉज आपको वो भी लाइफ एक मैनेज करनी है, देन आपको पर्सनली इस एप्लीकेशन को, जर्मनी की एप्लीकेशन को भी टाइम देना है। सो जो नॉर्मली चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। कुछ कंसल्टेंट्स आपको बहुत अच्छी प्राइस में भी कर देते हैं। आई मीन पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखा जाए तो लाख से 2 लाख के दरमियान सारा काम हो जाता है, और कई कंसल्टेंट से ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन दैम, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स, क्योंकि कुछ कंसल्टेंट्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो आपको इस बात की भी गारंटी देते हैं कि दे विल गेट यू एन एडमिशन 100%। So I think it depends upon your financial state and your personal choices. चलिए, थैंक यू। ये बहुत अच्छा सवाल हो गया। अब हमने सारा जो प्रोसेस हुई, वीज़ा प्रोसेस, कंसल्टेंट, इन सब की बात होगी, ब्लॉक अमाउंट, फाइनेंशियल। तो अब हम चलते हैं कि लेट्स, अब जब आप जर्मनी चले गए तो अब वहाँ पे थोड़ा सा गाइड करें कि वहाँ के चैलेंजेस क्या क्या हैं, अकोमोडेशन मिलना आसान है या नहीं है, फाइनेंशियल एक मंथ का कितना होता है, तो सारी उन चीज़ों को और एक्सपेंसेस को। एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, तो आपके पास फिर भी सेविंग्स हो जाती है 300 से 400 यूरो की। सो प्लीज इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक यू में मोस्ट बिग कंट्रीज में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये आप वीजा वीजा फ्री जा सकते हैं। आपको स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, वो कितना पीआर जो जो हमें मिलती है उसके लिए क्या टाइम फ्रेम है या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन।